आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए ऐसे प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही पाठचर्या लेकर के उपस्थित रहूं तो इसके लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। जो पहले कभी नहीं हुआ वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी अभूतपूर्व तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। विकल्प बी टीजीटी 2001 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अन्न को पचाने वाली जो अग्नि होती है उसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है, और मुझे उम्मीद है कि आपने इसका उत्तर जठराग्नि चुना होगा। विकल्प ए इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द क्या होगा, और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया नंदन कानन विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित किया है अप्रत्याशित विकल्प बी को तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने अनुग्रहित चुना होगा। विकल्प बी को सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि द्विज शब्द का अर्थ क्या होगा। द्विज शब्द का अर्थ अगर आपने इसमें चयनित किया होगा, देखिए द्विज ब्राह्मण, पक्षी और दांत अनेकार्थी शब्द होने के कारण सभी अर्थों में प्रयुक्त होता है, तो इसलिए इसका विकल्प मुझे उम्मीद है कि आपने डी ही चुना होगा, इसमें से सभी। अगला प्रश्न है कि जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो जल में रहने वाला जो प्राणी रहता है उसके लिए एक शब्द आपने जलचर चुना होगा, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है आपने। आकाश में चलने वाले के लिए रहने वाले के लिए नभचर, और जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने जिज्ञासु देकर के विकल्प डी को चुना। राइट आंसर के साथ हैं। 2010-2002 दोनों ही टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अपव्यय शब्द का विलोम आपको बताना है। अपव्यय शब्द का विलोम आपने मितव्यय चुना विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 10 है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा, और आवरण शब्द का विलोम आपने अनावरण विकल्प ए का चयन किया क्षमा करें, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है कि यश का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चयन कीजिए। यश का विलोम आपने अपयश चुना, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। सी विकल्प सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि उन्मूलन शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द आपको चयन करना है, और आपने उन्मूलन शब्द का विलोम रोपण चुना है। ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न है कि दिन का सही विलोम शब्द
चुनना है आपको। तो दिन का विपरीतार्थक रात होता है, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ह्रस्व का विलोम क्या होगा। ह्रस्व का विलोम आपको बताना है, और ह्रस्व का विलोम आपने चयनित कर लिया दीर्घ ह्रस्व यानी लघु, और दीर्घ यानी बड़ा। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, और ये देखिए बड़ा छोटा का विलोम होता है या बड़ा का छोटा, छोटा का बड़ा होता है। गमन का विलोम बताना है। गमन का विलोम आपने आगमन चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है कि जंगम शब्द का विलोम क्या बनेगा। और जंगम शब्द का विलोम मुझे उम्मीद है कि आपने स्थावर विकल्प बी को चुना होगा, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। और अर्वाचीन शब्द का विलोम आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके प्राचीन चुना है, विकल्प बी सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि असमद यानी मैं शब्द का तृतीय बहुवचन क्या होगा। और इस प्रश्न का उत्तर अस्माभि सेलेक्ट किया आपने, विकल्प डी, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिणा हरिभ्याम हरिभि किस विभक्त के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। और प्रश्न संख्या 19 का जवाब अगर आपने तृतीया चुना है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप क्या बनेगा। और इसका उत्तर आपने नामने, नामाभ्याम, नामयभ्य, विकल्प डी चुना, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि गुरु गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है। और इसका जवाब आपने पंचमी चुना है, विकल्प ए, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माह किन 3 गुणों के लिए विभूषित या स्वीकार किए जाते हैं। तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्यम दंडी माघे संति त्रयो गुणा एक सूक्ति है, यानी कि उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित तीनों के लिए माघ प्रसिद्ध हैं, विकल्प सी अगर इसका आपने चयनित किया है, तो राइट आंसर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है आपको, तो सुमेलित कर लीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 23 में कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम है, तो वहीं भवभूति की नैषधि चरितम और दंडी की 10 कुमार चरितम, जबकि श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरितम है और दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है और भवभूति की रचना मालती माधवम है। यानी कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम, भवभूति की रचना मालती माधवम, दंडी की 10 कुमार चरितम और श्रीहर्ष का नैषधि चरितम है। तो इस हिसाब से विकल्प इसका बनेगा 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है। तो लघुत्रयी में नहीं आने वाली रचना जो है कौन सी नहीं है। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने ऋतु संहार को चुना होगा। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं जो कालिदास द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती कवि हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित कर लिया कवि भास को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो भारवे अर्थ गौरवम सूक्ति से आप
12वीं को सेलेक्ट करेंगे तो विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोटों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 27 का फटाफट जो है मिलान कर लीजिए। तो कालिदास की रचना मेघदूतम, भास की रचना स्वप्नवासवदत्तम और आचार्य मम्मट की रचना जो है वह क्या है, काव्य प्रकाश, और विश्वनाथ की जो रचना है वह साहित्य दर्पण है। कालिदास की रचना मेघदूतम, भास की रचना स्वप्नवासवदत्तम और मम्मट की रचना काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ की रचना साहित्य दर्पण है। तो विकल्प इसका 2, 1, 4, 3 सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने रस आखेटक को चुना होगा। कुबेरनाथ राय की रचना है। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है पंक्ति किस निबंध से ली गई है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा। श्रद्धा और भक्ति आचार्य शुक्ल का निबंध है। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मेघदूत का काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था। तो खड़ी बोली में मेघदूतम का अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन हैं। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने धर्मवीर भारती विकल्प सी को चुना होगा। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का इसमें नहीं है। और इसका जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प डी को छोड़ करके बाल मुकुंद गुप्त विकल्प बी को चुना होगा। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने राहुल सांकृत्यायन को चुना तो बी विकल्प राइट आंसर है। वैसे तो घुमक्कड़ी नागार्जुन भी थे, लेकिन यहाँ पर विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह उक्त किस साहित्यकार की है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आज महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। और इस प्रश्न का जवाब विकल्प ए, विकल्प सी, विकल्प बी को छोड़कर के रामनाथ सुमन विकल्प डी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भाव निबंध के लेखक कौन है। तो भाव निबंध के लेखक आपने बात भाव नाक आदि पर लिखने वाले हैं प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मारिश मोह कुठाव तथा कछुआ धर्म निबंधों के लेखक कौन है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चंद्र शर्मा गुलेरी को चुना होगा। तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है इसका। प्रश्न संख्या 38 है कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। मधुलिका का संबंध अगर आपने जयशंकर प्रसाद की कृति पुरस्कार से बताया तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार इसमें कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने मोहन राकेश दिया होगा। सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 40 है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाईबाड़ा के लेखक कौन है। और कसाईबाड़ा कहानी के लेखक आपने शिवमूर्ति को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। तो हिंदी की पहली कहानी मानी जाने वाली रचना इसमें मुझे उम्मीद है कि इंदुमती को चुना होगा आपने। तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि बंग महिला का असली नाम क्या था और आपने इसका उत्तर राजेंद्र बाला घोष बताया, तो सही जवाब आपने बताया है। अगला प्रश्न है कि इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है, तो इंदुमती जो कहानी है वह टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है, सी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है, और प्रवासी कहानीकार के रूप में आपने चयनित कर लिया तेजेंद्र शर्मा विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जाह्नवी कहानी के लेखक कौन है, तो प्रश्न संख्या 45 का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने जैनेन्द्र कुमार को बताया होगा, डी विकल्प राइट आंसर है। और आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है, और इस प्रश्न का उत्तर आपने, मुझे उम्मीद है कि माधवराव सप्रे की कहानी टोकरी भर मिट्टी को चुना होगा, तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। झांसी की रानी उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया त्यागपथ, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का इसमें से नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा अनदेखे अनजान पुल, विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन है, और जवाब में अगर आपने श्रद्धाराम फिल्लौरी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है। चॉकलेट उपन्यास के लेखक, मुझे उम्मीद है कि आपने चयन किया होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 52 है कि कटरा बी आरजू किसकी रचना है, और कटरा बी आरजू के लेखक राही मासूम रजा हैं, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है। कृष्णा सोबती द्वारा लिखी गई रचना जिंदगी नामा है, सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा रणधीर प्रेम मोहिनी, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है, और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है चाणक्य, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया, और इस प्रश्न का उत्तर आपने कृतांत चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। इसमें है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा माना जाता है, और आपने उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आनंद रघुनंदन को चुना होगा, तो आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है, और इस प्रश्न का उत्तर आपने सावित्री चुना है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, और इस प्रश्न का उत्तर आपने प्रश्न संख्या 60 का जवाब विद्या सुंदर दिया, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप, डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहां पर हुई थी, और इस प्रश्न का जवाब आपने दिया है बंगाल, तो बंगाल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, सी विकल्प। अगला प्रश्न है कि पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है। पंचवटी खंड काव्य की रचना करने वाले
रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 63 है कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और इन पंक्तियों के रचनाकार आपने चयनित कर लिया नागार्जुन को, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प रचनाकार रचना के दृष्टि से गलत है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि समरस थे जड़ चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका जवाब आपने जयशंकर प्रसाद चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और आपने भगवती चरण वर्मा अगर इसका उत्तर दिया है तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि खुशबू के शिलालेख कविता की रचनाकार कौन है। खुशबू के शिलालेख कविता लिखने वाले भवानी प्रसाद मिश्र हैं। विकल्प ए इसका सही जवाब। महाराणा का महत्व किसकी रचना है, तो महाराणा का महत्व कृति की रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है धर्मवीर भारती को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया, तो इसका जवाब हो जाएगा अज्ञेय। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और आपने अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति से अवतरित पंक्तियां हैं निराला को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।